भारतीय संविधान एवं संविधान निर्मात्री सभा, ये पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान, संविधान निर्मात्री सभा, संविधान के स्रोत, भाग, अनुच्छेद, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं सभी को मिलाकर 300 से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, बीच बीच में आपको ये चार्ट भी देखने को मिलेगा। इस चार्ट में जितने भी प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं सभी को एक ही जगह कलेक्ट करके दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट है और 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इस PDF में आपको कुछ नोट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि अमेरिका देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। भारतीय संविधान का पूरा निचोड़ है आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फटाफट से आप सभी एक बार सेशन को लाइक कर दें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रश्नों को कवर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है स्वराज पार्टी। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा, M.N. रॉय ने। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो याद रखिएगा 1935 में। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो दोस्तों, ये जो क्रिप्स मिशन है ये वर्ष 1942 में भारत आया था। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। और इस कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष। आगे देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अस्थायी में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 11 दिसंबर 1946 जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है इसी में अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखिए, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो सही आंसर है हैदराबाद। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो सही आंसर है 10 लाख। अब देखिए, यहाँ पे चार्ट है, जैसे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष। इस चार्ट में जितने भी प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष हैं सभी को एक ही जगह कलेक्ट किया गया है। जैसे कि नियम समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय अधिकार समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति एवं राज्य समिति के अध्यक्ष तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। इसका अन्य नाम है मसौदा समिति और इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सभी को आंसर बताना है। और दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। आगे देखिए, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने ऊपर देखा संचालन समिति कहाँ पर है, तो देख सकते हैं संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। आगे देखिए, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 33। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या पूछे तो 15। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसको मार्क कीजिए। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? तो दोस्तों 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, वीडियो में बता दिया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आगे देखिए, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो दोस्तों कुल 11 बैठकें हुई थी। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च हुए थे? तो याद रखिएगा 64,96,729 रुपया खर्च हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक और अंतिम बैठक दोनों याद रखना है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जबकि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ध्यान रखेंगे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? तो देखिए, हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जिसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था? तो इसे भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे देखिए, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? तो मई 1949 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? तो याद कर लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट करेंगे। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर जॉन मथाई। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, ये प्रश्न तो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको भी मार्क कीजिए। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इसे भी याद कर लीजिए, आर के शनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो वी.एन. गॉडगिल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो कुल 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो कुल 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो याद कर लीजिए 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति, ये रिपीट हो चुका है, प्रारूप समिति। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन, ये भी रिपीट है, 29 अगस्त 1947। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे लेवल के एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो देखिए, ये पास किसने किया था? तो ये प्रस्तुत किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये कब पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो बाबा साहेब अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था और बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो 73 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो कांग्रेस ने कुल 208 सीटें जीती थी। किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? इसे भी मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही
किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? तो ये अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935। ये दोनों अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। कब? तो भारतीय संविधान के शुरुआत होते ही। किसने प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा था? तो ये कहा था निराजुद्दीन अहमद ने। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो दोस्तों याद कर लीजिए, लॉर्ड विस्काउंट ने। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया था? तो याद रखिएगा, हाथी को। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब है सर BN राव को। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान के प्रमुख सुलेख कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के प्रमुख कौन थे? सुलेखक थे। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? तो याद रखिएगा, इटैलिक शैली में लिखा गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, नंदलाल बोस। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1947 को। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो चलिए बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। तो देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, इन सभी चीज़ों को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो देखिए, संसदीय शासन पद्धति, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि एकल नागरिकता को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण, इसे भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आपात उपबंध, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति, ये लिया गया है जर्मनी देश के संविधान से। आगे देखिए, आयरलैंड देश के संविधान से क्या लिया गया है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए, नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये भी लिया गया है आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की विशिष्ट भाषा और केंद्र राज्य संबंध, तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। अब देखिए, कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये लिया गया है कनाडा से। संघीय व्यवस्था, 7वीं अनुसूची की सूचियाँ, केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ ये केंद्र के पास होती है, और राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, ये सभी लिया गया है कनाडा देश के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आप सभी जानते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20, और आर्टिकल की बात करें तो 368 है। रूस देश के संविधान से मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा, ये लिया गया है रूस से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा विधि सिद्धांतों का प्रावधान, ये जापान से। और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को। सभी को नोट कर लेंगे। आगे देखिए,
विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। और विश्व का सबसे पहला संविधान पूछे लिखित तो याद रखिएगा अमेरिका। पहला लिखित संविधान पूछे अमेरिका, और विश्व का सबसे बड़ा यानी कि लंबा लिखित संविधान पूछे तो ये अपना भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? इसको मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये सभी लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें और इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। भारतीय संविधान का प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी पूछा जाता है कब प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इसी में इन्होंने प्रस्तुत किया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को की हटाने की विधि किस देश के संविधान से? तो ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, ये लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों मनोनयन किस देश का है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को रूस से और मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ये सभी प्रश्न अभी जो हम लोगों ने नोट्स में देखा वही है, सिर्फ यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया गया है और जो इम्पोर्टेंट है उसी को सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में ये रिपीट हो चुका है। संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? स्टार मार्क कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पहली अनुसूची में मिलता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वां संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? दूसरी अनुसूची में। आप लोग देख सकते हैं इस प्रश्न में लगभग
6 से 7 प्रश्न है, सभी को एक ही में कवर किया गया है। तो जितने भी ये प्रावधान है ये सभी दूसरी अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची। शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख है, ये किस अनुसूची में मिलता है? तो ये 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 74वां। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत मिला था? तो याद रखिएगा 73वां संशोधन अधिनियम। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो याद रखिएगा 29 विषय। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। तो ये 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। और ये अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे देखिए, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो ये सभी जो है तीसरी अनुसूची में सभी का वर्णन है। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो ये चौथी अनुसूची में। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन किए गए हैं? तो केवल और केवल एक बार। कब? तो याद रखिएगा 1976 में। कौन सा संशोधन था? तो 42वां। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था? तो सही जवाब है प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। भारत है एक, तो देखिए भारत जो है ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, यह धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये गणतंत्र का अर्थ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है? तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का क्या अर्थ है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, ये सेकुलर का अर्थ है। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और दोस्तों ध्यान दीजिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है।
समाजवाद का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाने रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये भी 42वां। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम क्या उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये रिपीट हो गया है 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार। कौन सा? तो 42वां। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। और संविधान में प्रथम संशोधन पूछे तो 1951 में, और इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो अपना भारत का है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो राज्यों का संघ माना गया है। भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो संसदीय। भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो न्यायिक। भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान करता है? इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क कीजिए। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो संविधान को सर्वोच्च माना गया है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दक्षिण अफ्रीका। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों, कनाडा ने सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। आगे देखिए, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में और अनुसूची 11वीं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? इसको मार्क कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग 9 के क में।
संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चौथे भाग में। संविधान के भाग 1 में वर्णन मिलता है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य है? तो भाग 4 के क में है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में की गई है। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाग 8। सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? सही जवाब है 8 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो प्रथम, जो कि हुआ था 1951 में। आगे देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया? तो 10वीं। और 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो ये चतुर्थ अनुसूची में बताया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? तो 6ठी अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो मणिपुर। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों राष्ट्रीय भाषा की सूची से संबंधित है 8वीं अनुसूची। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिखाया गया है? तो 10वीं अनुसूची में। और दोस्तों पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये पीडीएफ आपको 4 से 5 दिनों के भीतर मिल जाएंगे, तो जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पीडीएफ डालेंगे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है 12वीं अनुसूची। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को अनुसूचियों में से किस अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। संविधान के किस भाग में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद
1 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत में नए राज्य का गठन होता है? तो अनुच्छेद 3 में। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11। और नागरिकता जो है ये किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से। अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है? तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 12 से लेकर 35 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो यह है अनुच्छेद 15। कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 16 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 17। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। और भाग की बात करें तो भाग 4 और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद वर्णित है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 38 में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 40। आप लोग कमेंट करके बताइए, ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सभी स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 44। याद रखिएगा, ये समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ के रूप में। भारतीय संविधान में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये संसद के पास है। संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति की। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों ये संसद को है। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो दोस्तों 4 वर्गों में रखा गया था। मूल संविधान में राज्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 27। अभी वर्तमान में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो ये आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। और आंध्र प्रदेश की अभी नई राजधानी क्या बन चुकी है? तो विशाखापत्तनम। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया?
तो आपको ध्यान रखना है राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो अधिनियम पारित किया गया 1956 में और गठन हुआ था 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी वर्तमान में 28 और 8 है। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो 28 और 8। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो 1962 में। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो 1974 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? तो 35वां संशोधन। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो धर आयोग। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1912। याद रखिएगा पूरा डेट है 22 मार्च 1912। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार और उड़ीसा एक दूसरे से कब अलग हुआ था? तो इसे भी याद कर लीजिए 1936 में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 5 से लेकर 11 तक में। और भाग किस में? तो 2 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश से प्रेरित है? तो इंग्लैंड देश के संविधान यानी ब्रिटेन से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो 1 प्रकार की। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो रजिस्ट्रीकरण से, वंशानुक्रम एवं देशीकरण से। भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर, पर्यावसन से एवं वंचित किए जाने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पूर्व किसी व्यक्ति को कितने समय तक भारत में निवास करते हुए होना चाहिए? तो 10 वर्ष। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। नागरिकता प्राप्त करने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों ये भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? तो कुल 24 अनुच्छेद में। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है? तो 12 से लेकर 35 में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 और वर्तमान में 6। कौन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद को।
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद द्वारा। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संसद की लोकप्रियता सदन कौन सी है? तो लोकसभा है। भारतीय संसद की अस्थायी सदन तो राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारतीय संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को। संसद का अभिन्न भाग किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 में। भारतीय संसद के किस अंग को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को। संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। संसद के कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र। ये संसद के 3 सत्र होते हैं, ध्यान रखेंगे। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो 6 माह की। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक। आगे देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और संयुक्त बैठक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 108 में। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 3 बार। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है संसदीय प्रणाली में ये भारत की देन है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है? तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग। यदि किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान किया जाता है तो संसद का संयुक्त अधिवेशन द्वारा। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो 60 दिनों तक। 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। आगे देखिए, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो यह है संविधान संशोधन विधेयक। भारतीय सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो यह संसद करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार के नाम से। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो इंग्लैंड के सम्राट से। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं।
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, अधिकतम के लिए मिनिमम है 35 साल। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो यह समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो याद रखिएगा ये है 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000। एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? तो 2 सप्ताह का। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में, यानी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया है और राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है इसके बारे में बताया गया है 72 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित है तो ये संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात भारत के किसने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया था? तो गुलजारी लाल नंदा ने, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे तो कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही संविधान सभा के सामने उद्देशिका को पेश किया था। कौन प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था? तो ये एकमात्र है चौधरी चरण सिंह। इन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना नहीं किया था। कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो यह गुलजारी लाल नंदा। भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी थे। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना
किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में। भारतीय संविधान के संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक है। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? तो 7 मूल रूप से। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा 33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये पार्लियामेंट के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करते हैं। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई? तो 1991 में। कौन सी समिति अस्थायी समिति के अंतर्गत आते हैं? तो ये है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति एवं नियम समिति। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा 1 साल का होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें।